Hello everybody. Let us discuss today the conservation of momentum. Momentum is the product of mass and velocity of any body. And what does conservation means? That for an isolated system, its value is fixed all the time. The total value is fixed all the time. So that is the conservation. Now let us study this with the help of a gun and bullet case. So I have a toy gun. So loading it, and when I press the trigger with my finger, you will see the bullet coming out of the barrel. So bullet moves with greater speed, and the gun being heavier than the bullet, so it is pushed backward a little. So see, while I fire this bullet, so I feel a little jerk backwards from the gun. अभी जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी गन थी, के ऊपर फोर्स लगी और उसकी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए v से वो आगे गई, और गन को रिकॉयल मिला पीछे की तरफ। तो सपोज कर लीजिए पीछे की तरफ इसको v वेलोसिटी से रिकॉयल मिला। अभी देखते हैं फोर्स किस पे कितने लगी। तो सपोज कीजिए जो हमारी बुलेट है, द फोर्स ऑन द बुलेट force on bullet is कैपिटल F। अगर बुलेट पे कैपिटल S फोर्स लगी तो गन पे रिक्वायर्ड फोर्स लगेगी। तो द फोर्स ऑन गन इट विल बी नेगेटिव ऑफ F, माइनस F फोर्स लगेगी हमारी गन पे। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये यूनिफिकेशन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये यूनिफिकेशन है हमारे बोथ लॉज का, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ का। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनता है। अभी थर्ड लॉ तो हमने देख लिया कि गन पे फोर्स लगी माइनस एफ एंड बुलेट पे फोर्स लगी एफ, सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच हैव एक्टेड अपॉन टू बॉडीज़। अभी न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ है जी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है डी P is the momentum here upon dt, rate of change of momentum। और यहाँ से हम अगर f और dt को, इसको dt को लेफ़्ट साइड में ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा f टाइम्स dt इक्वल टू dp। मीन्स चेंज इन मोमेंटम जो है, डी पी इज़ दी चेंज इन मोमेंटम, इट विल बी इक्वल टू एफ टाइम्स डी टी। तो बुलेट के ऊपर जब फोर्स लगी तो लेट कर लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो बुलेट का है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट का है जो चेंज इन पी ऑफ बुलेट, लेट इट बी इक्वल टू PB एंड विच विल बी इक्वल टू एफ डी टी सपोज कर लेते हैं। और लाइकवाइज जो गन का चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन ये होगा तो ये उसके अपोजिट होगा। सो लेट इट बी PG। सो PG वी विल हैव माइनस एफ डी टी। नाउ बिकॉज जब हमने ट्रिगर नहीं दबाया था तो बोथ वर एट रेस्ट, सो बोथ थिंग्स वर एट रेस्ट, देयरफॉर द इनिशियल मोमेंटम
ऑफ द सिस्टम, इनिशियल पी ऑफ द सिस्टम कितनी हुई 0, क्योंकि बोथ वर एट रेस्ट, दोनों की वेलोसिटी 0 थी। लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या होगी? सो फाइनल मोमेंटम विल बी द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इट वाज पी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, सो अभी इट इम्प्लाइज पी प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम हमारी 0 थी बिफोर द कोलिजन ऑफ ट्रिगर एंड गन, तो बाद वाली मोमेंटम जो पी बी प्लस पी जी आएगा, सो इट विल बी ऑल्सो 0। सो देयर बाय वी रीच्ड ऑन द कंक्लूजन दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ऐसे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प के साथ इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी 0 होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो सिस्टम पे, तो हम क्या बोलते हैं उस सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसी तरह से हमारी डेफिनेशन जो आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज कह लीजिए चाहे कह लीजिए पार्टिकल्स, interacting bodies in an isolated system is conserved। सो ऐसे हमारा आता है। तो अभी इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? दो बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं, ए एंड बी। जो ए एंड बी बॉडीज़ हैं उनकी इनिशियल मोमेंटम कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट बॉडी की इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड सेकंड बॉडी की इनिशियल मोमेंटम पी बी। अभी ये अगर दोनों बॉडीज़ कोलाइड करती हैं, सपोज कर लीजिए ये हमारी ए बॉडी थी, ये हमारी बॉडी बी थी, तो ये वेलोसिटी पे गई, इसके साथ टच किया और उसके बाद ये इधर को मूव कर गई, ये वाली बॉडी टच करके इधर को मूव कर गई। सो जैसे हम बंटे खेलते हैं छोटे होते, तो बंटों में क्या होता था, एक दूसरे को चोट लगाते थे, तो एक बंटा किसी तरफ चला जाता है, दूसरा बंटा किसी तरफ चला जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम हमने मान ली कोलिजन से पहले की पी ए और पी बी। अभी जब कोलिजन हो गया, कोई बॉडी किसी तरफ चली गई, कोई बॉडी, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो सपोज कर लीजिए फाइनल मोमेंटम इसकी हो जाएगी पी डैश ए एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विल बी पी डैश बी। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और वी कैन से दैट एफ ए बी टाइम्स डेल्टा टी इक्वल टू पी डैश ए माइनस पी ए। तो ए बॉडी पे जो फोर्स लगी ड्यू टू बी, एफ ए बी क्या है इसको हमने ध्यान से देखना है। एफ ए बी इज़ दी फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। जैसे कि दोनों बॉडीज़ हमारी कोलाइड करी थी, एक इधर को और दूसरी के तरफ टकरा गई है, दूसरी के साथ टकरा गई, तो दिस वाज आवर बॉडी ए, दिस वाज आवर बॉडी बी। तो बी, अगर ए बॉडी बी पे फोर्स लगाती है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बी भी ए पर फोर्स लगाएगी, और अगर बी ए पर फोर्स लगाती है तो क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, टाइम कितना लगा जी, डेल्टा टी, इस टाइम में फोर्स लगी, तो होगा क्या, अगर ए बॉडी पे फोर्स लगी है तो ए बॉडी की मोमेंटम चेंज हो जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर।
तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारी एफ ए बी हुई ए बॉडी पे, तो इन टाइम डेल्टा टी इट विल बी दी चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। सो लाइकवाइज जो एफ बी ए होगा it will be the force on body B due to A in time delta t, it will be equal to the change in momentum of body B। और अब अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है जी कि एफ जो ए बी है इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, मीन्स ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं, सपोज कर लीजिए इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम पी डैश ए माइनस पी ए विल बी इक्वल टू, बिकॉज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए है, तो इसलिए हमारे पास ये आएगा नेगेटिव ऑफ पी डैश बी माइनस पी बी। ओके, नाउ अभी इसको रीअरेंज करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। सो ब्रैकेट खोल के हमारे पास आएगा पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल टू पी बी माइनस पी डैश बी। जो पी डैश बी है ये माइनस हो जाएगा और पी बी जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी अगेन रीअरेंज करते हैं, डैश वालों को एक पास से एक तरफ ले आते हैं, पी डैश ए प्लस पी डैश बी इक्वल टू पी बी प्लस पी ए। सो इसका मतलब ये हुआ पी डैश ए प्लस पी बी, ये हमारी फाइनल मोमेंटम है दोनों बॉडी की। तो ये इक्वल किसके आ गई जी, दोनों बॉडीज़ की इनिशियल मोमेंटम से। तो यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया हमारा कि टोटल momentum after collision is equal to the total momentum before collision। तो इससे हमारा प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Now let us start article number 5.8 of NCERT book, equilibrium of a particle। कोई भी पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में किसी पार्टिकल के होने का मतलब है कि उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो लग रही है। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, सपोज़ कर लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक को कोई एक बच्चा इस तरफ को खींच रहा है विद फोर्स F1। अब अगर कोई और बच्चा इसी ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दे with force F2 and the magnitudes of F1 and F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल हो, बराबर हो, तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है क्या ये हिलेगा, किसी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस F1 एंड F2 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है, बिल्कुल अपोजिट इन डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक क्या बन जाती है जी, ज़ीरो बन जाती है। तो अगर फोर्स ज़ीरो बन गई तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में है, इसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो गई। और वी कैन से इन मैथमेटिकल फॉर्म that F1 is equal to minus F2। अभी यहाँ ये माइनस का मतलब है अपोजिट इन डायरेक्शन।
सो और वी कैन राइट इट एज, इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, प्लस F2 इक्वल टू 0। सिंपली मैं F2 को लेफ़्ट साइड में ले गया, तो दोनों फोर्सेस का जो सम टोटल है वेक्टर सम है, माइंड इट, इट इज़ द वेक्टर सम, इट इज़ नॉट स्केलर सम, इट इज़ द वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे कर सकते हैं? या हम ट्रायंगल लॉ लगा कर सकते हैं, या हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज। अभी 3 फोर्सेस हों, अगर ये तो हमने केस किया 2 फोर्सेस का, अभी अगर हमारे पास 3 फोर्सेस हों और वो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हों, तो ऐसी फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी फोर्सेस जो एक पार्टिकल पे एक्ट करें उसको हम बोलते हैं कनकरंट फोर्सेस। अब अगर 3 फोर्सेस किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रही हों, सपोज कर लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है एंड इसके ऊपर इस साइड को फोर्स लग रही है जी F, सपोज दिस इज F2, सपोज कर लीजिए इस तरफ को फोर्स लग रही है F1। तो अभी ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी पे, सपोज कर लीजिए इसका नाम है A, बॉडी इज ए बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, और इसका रिजल्टेंट कौन बताएगा? इसका रिजल्टेंट बताएगा हमें जो हम इसकी पैरेललोग्राम पूरी कर लेते हैं, पैरेललोग्राम पूरी करके जो डायगोनल होगा हमारा बीच वाला, जो इन दोनों पॉइंट में से गुज़रता है, तो वो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा R, एंड इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके, अभी अगर हम एक और फोर्स लगा दें तीसरी, जो इस रिजल्टेंट को अपोजिटली इक्विलिब्रियम में कर दे, सपोज दिस फोर्स इज F3, तो अभी ये जो पार्टिकल है हमारा A पार्टिकल, जिसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी इस तरफ को R, उसको इक्विलिब्रियम में कर दिया F3 फोर्स ने जो अपोजिट डायरेक्शन में लगी, एंड उस फोर्स ने रिजल्टेंट को इक्विलिब्रियम में कर दिया, नलीफाई कर दिया। तो हमारी ये तीनों फोर्सेस कैसे, अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से लिखें तो R वेक्टर जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। बट F3 फोर्स जो है, तो F3 फोर्स जो हमारी लगी है, ये लगी है माइनस R के ऊपर, इज इक्वल टू माइनस R। तो अगर माइनस R है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो R की जगह पे हम क्या लग सकते हैं जी, माइनस F3। सो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, माइनस F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और इनको रीअरेंज कर दें, F3 को भी राइट साइड ले जाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्सेस बराबर क्या आएगी, 0। तो ऐसी फोर्सेस को हम जो एक ही पार्टिकल पे लग रही हों उसको बोलते हैं कनकरंट फोर्सेस, एंड the body will be in equilibrium if all the forces F1, F2 and F3 is the vector sum is 0. So mind कीजिए कि it is the vector sum। हम इनको सीधा नहीं ऐड करेंगे, हम इसको इधर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे और इसको करेंगे जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड। Let us try to solve this numerical. A mass of 6 kilogram is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. Suppose कर लेते हैं कि हमारे पास ये सीलिंग है, सीलिंग मीन्स सीलिंग ऑफ ए रूफ। सो ये हमारी सीलिंग है,
मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड, 6 किलो का मास यहाँ से सस्पेंड किया गया विद द हेल्प ऑफ ए रोप। तो सपोज कर लीजिए ये हमारा मास है 6 kg का। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी ये वाली डायरेक्शन होती है जी हमारी हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप। सो रोप जो है तो इसकी लेंथ हमें दी गई है पहले। सो 2 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द रोप। मिड पॉइंट इसका होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ 1 मीटर तक। सो 1 मीटर हमारी हो जाएगी। तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ को फोर्स लगाई गई है 50 न्यूटन। सो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द रोप। अब फोर्स लगेगी तो ये कैसा हो जाएगा, फोर्स लगेगी तो ये हमारी सीलिंग थी, 2 मीटर की रस्सी थी। तो अभी ये इस तरफ को हो जाएगी जी मिड पॉइंट से, एंड जो हमारा वेट होगा वो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा पहले से। सो अभी हमें ध्यान रखना है कि इस तरफ को हमारी फोर्स लगी है 50 न्यूटन की, तो नीचे को लगेगा जी इसका वेट होगा mg, एंड वेट हमारा 6 kg है। तो ग्रेविटी हमारी दी गई है 10 मीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेट ऑफ द बॉडी है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, इट इज़ 60 न्यूटन्स। सो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोबारा आते हैं इसमें। व्हाट इज़ द एंगल the rope makes with the vertical in the equilibrium. So when this body is in equilibrium, तो पूछ रहा है कि वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। ये है हमारा वर्टिकल, तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये हमने निकालना है। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी FBD बनाएंगे। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनती है। जो नीचे को वेट लग रहा है तो यहाँ रोप में टेंशन होगी ऊपर को। सपोज कर लेते हैं इस टेंशन का नाम T2 रख लेते हैं, बिकॉज हेयर इज़ ऑल्सो ए टेंशन, तो इसका नाम रख लेते हैं T1। फ्री बॉडी डायग्राम 2 बनेंगी इसमें। वाले वेट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा वेट है, नीचे को लग रही है जी इसमें 60 न्यूटन्स, ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T2। एंड दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जी। तो इस तरफ हमारी लग रही है ऊपर को T1, इस तरफ लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स, एंड नीचे को लग रही है जी हमारी T2 बिकॉज ऑफ वेट, 60 न्यूटन के वेट की वजह से नीचे को लग रही है। तो ये हमारा जो एंगल है जो हमने निकालना है थीटा वर्टिकल के साथ। तो अभी T1 को हम रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट्स, वन अलोंग वर्टिकल क्योंकि ये थीटा है। सो दिस वन विल बी T1 cos theta, and along horizontal it will be our T1 sin theta. तो अभी अकॉर्डिंग टू बोथ फ्री बॉडी डायग्राम्स we will have T2 equal to 60 Newton
and from second diagram T1 cos थीटा ये हमारा जाएगा 60 न्यूटन के बराबर, क्योंकि ये T2 के इक्वल है तो T2 हमारी 60 न्यूटन आ गई। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 साइन थीटा ये हमारा जाएगा जी 50 न्यूटन के इक्वल, बिकॉज दीज फोर्सेज आर बैलेंसिंग ईच अदर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सो अभी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जी, ये हमारी 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे, T1 कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/6। सो 5/6 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.8333। सो 0.833 आ जाएगा जी। एंड अभी हमने निकालना है एंगल थीटा। सो थीटा कैसे निकालेंगे? सो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास 0.833। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.8333। तो अभी आप जाओगे अपने नेचुरल टेंजेंट्स पे, टेबल नेचुरल टेंजेंट पे जाकर उसमें जो बीच में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वहाँ पर फाइंड करोगे आप 0.833 कहाँ आता है, और फिर उस टेबल के जहाँ 8333 आएगा, जहाँ इसकी कोई साथ वाली वैल्यू क्लोजेस्ट वैल्यू, तो उसके आप लेफ़्ट साइड में देखोगे कितनी डिग्रीज आ रही हैं, और जितना आपने डिफरेंस देखा है, जैसे अगर सपोज़ कर लीजिए आपने 8330 देखा है और 8330 की वैल्यू है 39 डिग्रीज़, तो जितना डिफरेंस हो गया 3 का, तो 8333 का देखना था हमने, देखा है 8330 का, 3 का डिफरेंस के बिल्कुल ऊपर जाकर देखोगे तो वहाँ आपको मिनट्स लिखे हुए होंगे कि कितने मिनट का फ़र्क है, तो ये एंगल आपका देखोगे तो आप 40 डिग्री एंगल हमारा वर्टिकल के साथ आ जाएगा। तो ऐसे हमने मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने हैं। तो जैसे अभी हम स्टार्टिंग से देख लें क्या किया हमने, तो ये वाली एग्जांपल थी, तो ये आपको अच्छी तरह मेरे समझ में के मुताबिक समझ लग गई होगी। तो सबसे पहले हमने किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गन वाली एग्जांपल दी थी हमने। तो उसके बाद ये देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। तो उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। दो बॉडी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्राइव किया। तो फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, जिसमें कनकरेंट फोर्सेस पड़ी, दैट इफ एन एक्सटर्नल फोर्स is 0 then the vector sum of all the forces acting on a body is 0. So concurrent forces, and लास्ट में हमने ये न्यूमेरिकल किया। सो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 5.6 ऑफ NCERT। NCERT बुक फॉलो कीजिए अगर आपने नीट और JEE के टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज जो भी बुक्स लिखी जाती हैं, कोई भी और पब्लिशर की जो बुक्स लिखी जाती हैं वो सभी इसी को फॉलो करती हैं, तो हम क्यों उनको फॉलो करें। हाँ, देख सकते हैं अगर आपने NCERT कर ली है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए दूसरे पब्लिशर्स की बुक, जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन NCERT बुक का हर एक लाइन आपको एक MCQ देगी और नॉलेज देगी। तो इसलिए आप NCERT को फॉलो करें, NCERT वाली बुक को ही रिलाई करें। सो दिस इज़ द बेस्ट बुक in today's date. So thank you very much students for attending
and listening carefully for this lecture, and I hope that you will get good marks in your coming exams. So stay home, be safe, and study online. Thank you very much.